आज के इस समारोह में उपस्थित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के हमारे सभी सम्मानित वरिष्ठ प्रचारकगण, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगीगण, माननीय जनप्रतिनिधिगण, एनएमओ और सेवान्यास से जुड़े हुए सभी स्वयंसेवक बहन और भाइयों, इस यात्रा की परिकल्पना और उसको सफलतापूर्वक संचालन करने के लिए मैं एनएमओ के गोरक्ष प्रांत और अवध प्रांत के पदाधिकारियों के साथ ही गुरु गोरखनाथ सेवान्यास से जुड़े हुए सभी पदाधिकारियों का हृदय से धन्यवाद करते हुए आज के इस समारोह में कार्यकर्ताओं के सम्मान के लिए प्रदेश की राजधानी लखनऊ में पधारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के माननीय सरकारवा आदरणीय दत्ता जी का हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। बहनों और भाइयों, भारत के अंदर यात्राओं की एक लंबी श्रृंखला रही है और ये यात्रा भारत की ऋषि परंपरा ने भारत को जोड़ने के लिए इसका बेहतर उपयोग किया था। किसी भी कालखंड में आप देखेंगे, याद करिए, केरल में जन्मे आदि शंकराचार्य ने देश को जोड़ने के लिए शंकर दिग्विजय यात्रा की थी। देश के अंदर अलग अलग क्षेत्रों में ये धार्मिक यात्राएं निकल करके लोगों की सुप्त चेतना को जागरूक करने, समाज को एकता के सूत्र में बांधने का कार्य प्राचीन काल से करती रही हैं। उनके सामने उस समय चुनौतियां थी, बाधाएं भी थी और अनेक प्रकार की चुनौतियों और विघ्न बाधाओं का सामना करते हुए भी वे यात्राएं निकलती थी। उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक पूरा भारत आदिकाल से ही एक सांस्कृतिक इकाई के रूप में रहा है। लेकिन जब राजनीतिक इकाइयां अलग अलग भी रही होंगी, तब भी इन धार्मिक यात्राओं में कोई प्रतिबंध लगाने का कोई दुस्साहस नहीं करता था, क्योंकि ये भारत की सनातन आस्था के साथ जुड़ी हुई यात्राएं थी और इन्होंने सदैव समाज को एकजुट होकर एकता के सूत्र में बांधने का और अखिल भारतीय एकात्मता का संदेश सदैव दिया है। और मैं देख रहा हूं कि भारत और नेपाल के सीमावर्ती क्षेत्रों को उसी एकता के सूत्र के साथ जोड़ने का एक अभिनव प्रयास आज से 5 वर्ष पहले नेशनल मेडिकोज ऑर्गेनाइजेशन ने इस लखनऊ में प्रारंभ किया था। 2019 में जब यात्रा प्रारंभ हुई होगी, उस समय एक उत्साह था, लोगों में एक उमंग था कि कैसे होगा, जानने की एक उत्सुकता थी। यह उस समय था जब प्रोफेसर MLB भट्ट जी KGMU के वीसी हुआ करते थे। KGMU देश का सबसे बड़ा चिकित्सा संस्थान है
और उस समय मैंने भी उनको इस बारे में कहा था कि हमें बलरामपुर सरदेव अटल बिहारी वाजपेयी जी की कर्मभूमि रही है, प्रारंभिक कर्मभूमि रही है, और एक वहां के लोगों के मन में अटल जी के प्रति एक आत्मिक लगाव है। तो क्या केजीएमयू का कोई सैटेलाइट सेंटर हम बलरामपुर जिले में बना सकते हैं? उन्होंने प्रयास भी प्रारंभ किया, और उस दौरान जब बातें सामने आई बॉर्डर क्षेत्र की, वहां के लोगों की स्थितियों के बारे में, तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मार्गदर्शन में एनएमओ ने इस यात्रा को महाराजगंज से लखीमपुर तक के इस विस्तृत भूभाग में निकालने का निर्णय लिया। यह वह क्षेत्र है जहां सीमावर्ती क्षेत्र में सीमा के प्रहरी के रूप में थारू जनजाति निवास करती है। थारू जनजाति दोनों ओर है, भारत में भी है और नेपाल की ओर भी है। साथ साथ एक तरफ उनकी गरीबी और बदहाली एक चुनौती, और दूसरी तरफ वहां पर बढ़ रहे कुछ नौ धनाढ्य, यह भी अपने आप में एक चुनौती है, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर चुनौती। बनटांगिया, आप आश्चर्य करेंगे, इस समाज के दबे कुचले वे लोग हैं जिन्हें कभी ब्रिटिश कालखंड में 1905 से लेकर के 1920 के बीच में इन्हें तराई के क्षेत्र में, महाराजगंज में, सिद्धार्थनगर में, बलरामपुर में, गोंडा में, बहराइच में, लखीमपुर खीरी में, गोरखपुर में और अन्य जनपदों में तराई के क्षेत्र में जंगल लगाने के लिए ब्रिटिशर ने उन्हें वहां बसाया और कहा कि तुम जंगल लगाओ, इसकी सुरक्षा करो, तुम्हें कोई मानदेय नहीं मिलेगा, लेकिन इतनी लैंड तुम्हें वहां पे खेतीबाड़ी करने के लिए देंगे। इस देश में आजादी का आंदोलन चला, ब्रिटिश इस देश को छोड़ने के लिए मजबूर हुए। 1947 में उन्होंने देश को आजादी मिली, लेकिन आपको आश्चर्य हो रहा होगा, बनटांगिया के लगभग 54-55 जो ये गांव हैं जिनमें हजारों लोग निवास करते हैं, इन लोगों को 1947 से लेकर के 2017 तक, जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में नहीं बन गई, तब तक कोई भी अधिकार नहीं प्राप्त हुए थे। न वोटिंग राइट थी, न राशन कार्ड था, न वहां की कनेक्टिविटी थी, न वहां पर कोई सुविधा वहां प्राप्त हो रही थी। 2017 में जब हमारी सरकार बनी तो हम लोगों ने उनके बारे में सोचना प्रारंभ किया, अन्यथा उससे पहले वन विभाग के लोग उनका शोषण करते थे, पुलिस के लोग भी उनका शोषण करते थे, और उनके बीच में धीरे धीरे करके कुछ मशीनरी से जुड़े हुए लोग और कुछ वामपंथी लोग भी उनके बीच में घुस करके उनका ब्रेन वॉश करना प्रारंभ कर दिए थे। और उस दौरान जब सरकार आई, सरकार आने के बाद हम लोगों ने कहा कि नहीं, इनको सबसे पहले राजस्व गांव के रूप में मान्यता देने की आवश्यकता है, और उन्हें राजस्व गांव के रूप में मान्यता दी गई। ये सभी 54 गांव आज सभी प्रकार की सुविधाओं से आच्छादित हैं। उनके वोटिंग राइट भी दी गई उनको। उन्होंने 2019 से अपना वोट देना प्रारंभ कर दिया है। कुछ लोगों ने 2022 में और कुछ लोगों को 2024 के चुनाव में मतदान करने का अधिकार प्राप्त हुआ। उनके पास आज बिजली भी है, जिनके पास 1947 से लेकर 2017 तक कोई सुविधा नहीं थी।
यानी एक भी पक्का घर नहीं था, फूस की झोपड़ी में रहने के लिए मजबूर थे, तालाब का पानी पीने के लिए मजबूर थे, कोई बिजली नहीं, कोई राशन नहीं, कोई स्वास्थ्य की सुविधा नहीं, कोई किसी प्रकार की कोई भी सुविधा उनको नहीं प्राप्त होती थी, आंगनबाड़ी नहीं, प्राइमरी स्कूल नहीं, कोई सुविधा नहीं होती थी। आज उन सभी सुविधाओं से ने आच्छादित किया, सभी के पास मकान है, पक्के मकान है, सभी तक बिजली पहुंचाई गई है, सभी के लिए सड़क बनाई गई है, सभी के लिए वहां पर पेयजल की व्यवस्था दी गई है, आंगनबाड़ी केंद्र की स्थापना की गई है, बेसिक शिक्षा स्कूल खोले गए हैं, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने के कुछ प्रयास हुए हैं, कुछ तक वहां पर स्वास्थ्य की सुविधाएं पहुंचाई जा रही हैं, और जिनको पेंशन मिलना है उनको पेंशन की सुविधा, जिन्हें आयुष्मान का कार्ड मिलना, आयुष्मान की सुविधा, जिनको राशन कार्ड मिलना है उनको राशन के कार्ड की सुविधा, सभी प्रकार की सुविधाओं से इन्हें आच्छादित किया गया। और ऐसे ही जब गुरु गोरखनाथ सेवा न्यास के द्वारा यह यात्रा प्रारंभ की गई तो जमीनी धरातल की भी सभी जानकारियां मिली कि थारू जनजाति भी इसी प्रकार के भाव से ग्रसित है। और उसके बाद ही सरकार ने फिर पहले यात्रा के बाद जब कुछ हमें डाटा मिले कि क्या क्या स्थिति है, वास्तविक स्थिति क्या है जमीनी धरातल की, तब हम लोगों ने फिर तय किया कि भाई थारू, मुसहर, कोल, गौड़, चेरो, सहरिया, बुक्सा, ये जितनी जनजातियां हैं इन सभी जनजातियों को हम 100% सिचुरेट करेंगे, यानी सभी प्रकार की सुविधाओं से आच्छादित करेंगे। इन्हें जिनके पास मकान नहीं मकान देंगे, जमीन नहीं जमीन का पट्टा देंगे, सभी प्रकार की सुविधाओं को देंगे। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि सभी लोगों को सभी प्रकार की सुविधाएं प्राप्त हो रही। नहीं तो 2017 के पहले इन क्षेत्रों में भूख से मौतें होती थी। हमें आभार व्यक्त करना चाहिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का, सरदेव नानाजी देशमुख का और मेरे पूज्य गुरुदेव महंत वैद्यनाथ जी महाराज, जिन्होंने थारुओं के बीच में उनके बच्चों को पढ़ाने के लिए छात्रावास और स्कूल की व्यवस्था की। मुझे याद है 2007 की एक घटना। 2007 में नेपाल में कृष्णा नगर के अंदर एक भीषण संघर्ष चल रहा था, कई दिनों तक चल रहा था, समाचार पत्रों में आ रहे थे। तो मैंने हिंदू जागरण मंच के एक पदाधिकारी को फोन किया सिद्धार्थ नगर में। राजदेव जी वहां हिंदू जागरण मंच के पदाधिकारी थे। मैंने उनको फोन किया, मैंने कहा ये संघर्ष कैसे हो रहा है? तो उन्होंने मुझे बताया कि ये माओवाद और मदेशियों के बीच में संघर्ष है। मैंने कहा माओवादी कौन है और मदेशी कौन है? तो उन्होंने मुझे बताया कि मदेशी हैं जो भारतीय मूल के लोग नेपाल की तराई में बसे हैं, और मैंने कहा माओवादी, उन्होंने कहा ये थारू जनजाति के लोग जो नेपाल के अंदर हैं वे सब माओवादियों की ओर से लड़ रहे हैं। और मुझे लगता है काफी बड़ी संख्या में वहां हत्याएं हुई थी, काफी भयंकर खूनी संघर्ष हो रहे थे। तब मैं बलरामपुर जिले के इमलिया कोडर में मैंने कार्यक्रम बनाया था, और इमलिया कोडर में मैंने थारू जनजाति से जुड़े हुए सभी लोगों को, जो नानाजी देशमुख ने बनाया हुआ छात्रावास है वहां पर मैंने उनको इकट्ठा किया था और उनके साथ संवाद बनाने का कार्यक्रम किया था 2007 में कि भाई आखिर क्या कारण है, क्यों ये संघर्ष हो रहा है, क्यों इस प्रकार की स्थितियां पैदा हो रही हैं। और मुझे यह सुनकर के सुखद अनुभूति हुई कि भारत के रहने वाले सभी जितने भी थारू जनजाति से जुड़े हुए लोग थे, इन्होंने कहा साहब देखिए उस समय की सरकारें उनका सुध भले ही न ले रही हो, लेकिन उन्होंने इस बात को कहा था कि हमारे लिए नानाजी देशमुख की संस्था दीनदयाल उपाध्याय शोध संस्थान के द्वारा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वारा, मां पाटेश्वरी मंदिर देवी पाटन के द्वारा और उससे जुड़ी हुई संस्थाओं के द्वारा उनके लिए कार्य किया जा रहा है। और हम लोग भारतीय हैं, पहले भारतीय हैं, और हम भारत की आन मान और शान के विरुद्ध किसी भी प्रकार का कोई षड्यंत्र स्वीकार नहीं करेंगे। ये बातें उनके मन में तब थी, और 2007-8 के बाद से लेकर के तब भी 10 वर्ष लगे उन तक सुविधाएं पहुंचने के लिए। लेकिन ये यात्रा चलाना महाराजगंज से और दुर्गम रास्ते हैं, पूरा नेपाल का क्षेत्र है, नेपाल का तराई का क्षेत्र है, और उस यात्रा के दौरान जगह जगह तमाम प्रकार की स्थितियों, जो लोग कभी लखनऊ से बाहर नहीं गए, बड़े बड़े महानगरों से बाहर नहीं गए,
वहां पर जाकर के रात्रि निवास करना, उन लोगों को देखना, उसका डाटा तैयार करना, उनको दवा की व्यवस्था कराना। और यह कार्यक्रम अनवरत तब भी चलता रहा जब वैश्विक महामारी कोरोना 19 ने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में लिया था। तब भी ये यात्रा अनवरत रूप से इस क्षेत्र में चलती रही और स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता पैदा करती रही। याद करिए, ये वही क्षेत्र है जिसमें इंसेफ्लाइटिस से हजारों मौतें होती थी। इंसेफ्लाइटिस का कारण दो थे, एक गंदगी और दूसरा स्वास्थ्य के प्रति जागरूक न होना। यात्रा ने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक उन्हें बनाया कि भाई एक तो साफ और सुथरा वातावरण रखो, साफ सफाई रखो, स्नान करो, खान पान ठीक करो, बीमारी होती है उपचार करो। आप देखते होंगे इस प्रकार के परिवेश में ज्यादातर चर्म रोग होते हैं, स्किन से जुड़ी हुई तमाम डिजीज होती हैं। पौष्टिक आहार न मिलने के कारण ट्यूबरकुलोसिस की समस्याएं होती हैं। खान पान बहुत बार सही न होने के कारण बहुत सारी ऐसी विकृतियां आती हैं जिसका समय पे उपचार न होने पर वो असाध्य होती है। और एनएमओ के द्वारा जो एक प्रयास प्रारंभ हुआ उसका परिणाम है कि आज लोग एक सुखद जीवन व्यतीत करने की दिशा में आगे बढ़े हैं और लोगों के मन में एक विश्वास जागा है। यह विश्वास न केवल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, न केवल एनएमओ के प्रति, बल्कि विश्वास जागृत हुआ है भारत और भारतीयता के प्रति भी। क्योंकि इसी उद्देश्य से इस ऑर्गेनाइजेशन ने इस पूरे कार्यक्रम को आगे बढ़ाया और इसलिए आज जो सम्मान समारोह यहां पे हो रहा है, वे सभी पदाधिकारी, वे सभी स्वयंसेवक जो इस यात्रा के साथ जुड़े हैं, अभिनंदन के अधिकारी हैं। मैं उन सब का हृदय से अभिनंदन करता हूं। आदरणीय दत्ता जी का हृदय से स्वागत करता हूं कि उन्होंने समय निकाल करके इस यात्रा के बारे में, जो भारत नेपाल के सीमावर्ती क्षेत्र में दोनों ओर के लोगों के मन में एक विश्वास जागृत करने का माध्यम भी बनी है, स्वास्थ्य के प्रति उन्हें आरोग्यता, उत्तम आरोग्यता प्रदान करने का आधार भी बनी है और उनके बीच में संवाद के माध्यम से हम वहां की समस्याओं का समाधान का माध्यम भी बनी है। इसके लिए मैं आज उनका आगमन हुआ है, इसके लिए उनका हृदय से स्वागत करता हूं। एनएमओ और के सभी पदाधिकारियों को, सेवा न्यास से जुड़े हुए सभी पदाधिकारियों को हृदय से धन्यवाद देता हूं कि उनकी यात्रा निरंतर जारी रहनी चाहिए। और ये सचमुच यात्रा स्मरण कराती है कि इसी प्रकार की यात्राओं के माध्यम से उस समय धार्मिक जन जागरण की आवश्यकता थी, वह काम जगत गुरु शंकराचार्य ने किया था। आज भारत नेपाल सीमा पर एनएमओ और गुरु गोरखनाथ सेवा न्यास के माध्यम से, इस यात्रा के माध्यम से स्वास्थ्य सुविधाओं के प्रति और अन्य कार्यक्रमों के प्रति लोगों को, वहां के स्थानीय नागरिकों को जागरूक करके भारत की मुख्य धारा के साथ जोड़ने का प्रयास एक अभिनंदनीय प्रयास है। मैं इसके लिए उन सभी पदाधिकारी और स्वयंसेवकों का हृदय से अभिनंदन करता हूं, उनके प्रति अपनी शुभकामना व्यक्त करता हूं और विश्वास करता हूं कि एनएमओ और सेवा न्यास अपनी यात्रा को इसी प्रकार से जारी रहेगा। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। जय हिंद।